निर्मला का मन बुरी तरह से घबराने के बाद बीरेन ने उसकी बात सिद्धार्थ से करा दी थी। सिद्धार्थ के अलावा निर्मला ने सुकृति से भी बात की थी और उसे सब कुछ ठीक हो जाने का विश्वास दिलाया था। निर्मला को लग रहा था कि अपनी पत्नी और बेटे के मारे जाने के बाद योगेंद्र ने सिद्धार्थ का पीछा छोड़ दिया है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि योगेंद्र ने भले ही उन लोगों का पीछा छोड़ दिया हो, परंतु अधूता नाम का आतंक उनकी जिंदगी में दहशत फैलाने आ चुका है। अधूता जैसे ही जंगल को चीरते हुए आगे बढ़ा कि उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे पारद कहीं उसके आसपास ही हो। पारद की ऊर्जा को महसूस करते ही अधूता ने नाचना शुरू कर दिया था। कभी उसका शरीर उस बूढ़े के शरीर में बदल जा रहा था जिसकी आत्मा को बाहर निकालकर उसने कब्जा किया था, तो कभी उसका शरीर उसके असली रूप में आ जा रहा था। उसकी आंखों से काली रोशनी निकलना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वहां आसपास जो जानवर और पक्षी मौजूद थे वो डर के मारे भागने लगे थे। उसके साथ वहां पर जो पेड़ मौजूद थे वो सूखना शुरू हो चुके थे। अधूता ने पृथ्वी को बर्बाद करने का नमूना दिखाना शुरू कर दिया था। अधूता जिस जंगल में मौजूद था वो जंगल एक पहाड़ी पर था और उस पहाड़ी के नीचे एक गांव दिखाई पड़ रहा था। उस गांव के लोग आने वाले खतरे से अनजान होकर नींद के आगोश में जा चुके थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उनके सिर के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अधूता कुछ देर तक हंसता और नाचता रहा। उसके बाद उसकी नजर गांव के ऊपर पड़ी और वो तेजी के साथ उस गांव की ओर बढ़ चला था। हो न हो पारद इसी गांव में मौजूद है, अधूता ने अपने आप से कहा। इधर उसके कदम तेजी के साथ उस गांव की ओर बढ़ रहे थे और उधर बीरेन के घर की छत पर लेटे हुए सिद्धार्थ के हाथों में मौजूद पारद ने रंग बदलना शुरू कर दिया था। पारद का रंग काला हो गया था। पारद का रंग काला होने के साथ साथ उससे एक धुआं भी निकलने लगा था। सिद्धार्थ ने उस धुएं को निकलता देखकर उसे छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो धुआं इतनी तेज था कि सिद्धार्थ उसे रोक पाने में नाकाम रहा। सिद्धार्थ ने जल्दी से उठकर देखा तो पाया कि उसके अगल बगल में लेटे हुए लोग सो रहे थे। सिद्धार्थ धीरे से उठकर नीचे जाने लगा था। रात अंधेरी थी, इसलिए उसे धुएं दिखने की संभावना ना के बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे वो समय बीत रहा था वैसे वैसे पारद से निकलने वाला धुआं काला होता जा रहा था। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया कि वो उसे कैसे रोके। ये क्या हो रहा है? ये इस अंगूठी का रंग काला क्यों हो गया है? जब से मैं यहाँ पर आया हूँ इसका रंग हर पल बदल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे किसी नए दुश्मन के आने की आहट दे रहा हो? सिद्धार्थ ने अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहा। इधर सिद्धार्थ पारद को अपने दूसरे हाथों से दबाए नीचे बढ़ रहा था और उधर दूसरी तरफ अधूता के कदम बहुत ही तेजी के साथ उस गांव की ओर बढ़ रहे थे जहां पर उसे पारद के होने का एहसास हुआ था। जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़े थे वैसे वैसे वो पारद की ऊर्जा को और गहराई के साथ महसूस कर पा रहा था। सिद्धार्थ छत से अभी 4-5 सीढ़ियां ही नीचे गया था कि तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। कहां जा रहे हो? उस आवाज को सुनकर सिद्धार्थ एकदम से चौंक कर ठिठक गया था। उसे लगा कि शायद वो पकड़ा गया और अब उसका राज खुल जाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया बीरेन का भतीजा अभिमन्यु खड़ा हुआ था। जब सिद्धार्थ बीरेन के घर पर आया था तब अभिमन्यु वहां थे नहीं, इसलिए उनकी सिद्धार्थ से बढ़िया से मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं नीचे टहलने जा रहा हूं, सिद्धार्थ ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए जवाब दिया। उसने अभी भी पारद को कसकर दबा रखा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि रेत, पानी, धुएं और जज्बातों को कैद कर पाना मुश्किल है। इसलिए तमाम कोशिश करने के बाद भी सिद्धार्थ उस काले धुएं को रोकने में फेल हो रहा था। अभिमन्यु की निगाह जब सिद्धार्थ के हाथों की तरफ गई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ के हाथों से धुआं निकल रहा है। ये तुम्हारे हाथों से धुआं क्यों निकल रहा है? अभिमन्यु ने सिद्धार्थ से सवाल किया। अभिमन्यु का सवाल सुनने के बाद सिद्धार्थ एकदम से सकपका गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अभिमन्यु को क्या जवाब दे, इसलिए वो सोच में पड़ गया था। जिस वक्त अभिमन्यु ने सिद्धार्थ को छत से नीचे आते वक्त टोका था, ठीक उसी वक्त अपने सामने दिख रहे गांव में पारद होने की संभावना दिल में लिए आगे बढ़ रहे अधूता को श्रीमंत की आवाज सुनाई पड़ी थी। कहाँ हो तुम अधूता?
और मैं तुमसे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहा था? श्रीमंत ने गुस्से से भरी हुई आवाज में अधूता से सवाल पूछा। मैं पारद के पास पहुंच गया हूं श्रीमंत। अधूता ने श्रीमंत के सवाल का जवाब देने के बजाय उसे पारद के बारे में जानकारी देते हुए कहा। जैसे ही अधूता ने श्रीमंत से पारद के पास पहुंचने की बात कही, श्रीमंत का चेहरा खुशी से खिल उठा था। क्या तुम सच कह रहे हो अधूता? श्रीमंत ने अधूता से सवाल किया। उनकी आवाज में एक खुशी झलक रही थी। उसका अधूता के ऊपर से सारा गुस्सा गायब हो गया था। मैं सच कह रहा हूं श्रीमंत। मैंने अभी अभी पारद के होने का एहसास किया है और मेरे सामने एक गांव दिखाई पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि पारद उसी गांव के अंदर मौजूद है। अधूता ने श्रीमंत के सवाल का जवाब दिया। अधूता का जवाब सुनने के बाद श्रीमंत एक पल को शांत हो गया था। उसका दिल रोमांच से भर गया था। जिस पारद को अभी तक इंद्रनगर से भेजी गई दिव्यानी तक नहीं ढूंढ पाई थी और जिसे ढूंढने में इंद्रनगर के युवराज शक्तिमौली तक नाकाम रहे थे, जिस पारद का पता लगाने के लिए युवराज रुद्रदेव अपनी जान दांव पर लगाकर मणि अस्त्र लेकर ढूंढने की तैयारी कर रहे थे, उस पारद को अधूता ने इतनी आसानी से ढूंढ लिया था। ये सोचकर ही श्रीमंत की आंखें खुशी के मारे चमक उठी थी। तुम कुछ देर के लिए रुक जाओ अधूता। मैं महान माँ को ये जानकारी देकर आता हूँ और फिर वो जिस हिसाब से कहेंगी तुम्हें उस हिसाब से पारद को लेने के लिए जाना होगा। श्रीमंत ने अधूता से कहा। ठीक है, लेकिन आप जल्दी से मुझसे वापस संपर्क कीजिएगा श्रीमंत। ये काम अभी के अभी करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है दिन में पारद की शक्तियां मेरे ऊपर भारी पड़ जाए। अधूता ने श्रीमंत को जवाब दिया। कुछ ही देर के बाद श्रीमंत राजमहल के अंधेरे कोने में उसी परछाई के सामने खड़े हुए थे। श्रीमंत को सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। यहां तक खुद श्रीमंत को भी नहीं पता था कि जिसके लिए वो काम कर रहा है वो कौन है और उसका राज परिवार से क्या रिश्ता है। वो बस उस आवाज के आदेश का गुलाम था। वो उस आवाज को महान माँ कहता था, क्योंकि जो आवाज उसे आदेश देती थी वो एक औरत की थी। क्या हुआ श्रीमंत? तुम्हारी आंखों में एक खुशी की चमक दिखाई दे रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? उस काली परछाई ने श्रीमंत से सवाल किया। बात ही ऐसी है महान माँ, आप भी सुनेंगी तो आप भी खुशी से उछल पड़ोगी। श्रीमंत ने जवाब दिया। पहेलियां बुझाने से बेहतर है श्रीमंत कि तुम मुझे खबर सुनाओ। महान माँ ने श्रीमंत से कहा। अधूता को राज्य रक्षक और पारद मिल गया है महान माँ। हमारा अभियान सफल हुआ। आपकी मेहनत रंग लाई। श्रीमंत के इतना कहते ही इंद्रनगर के आसमान में अचानक से बादलों ने घिरना शुरू कर दिया था और कुछ ही देर के अंदर बिजली कड़कने के साथ बारिश होना शुरू हो चुकी थी। शायद आसमान भी इंद्रनगर की शुरू होने जा रही बर्बादी के ऊपर रोने लगा था। अब मैं देखती हूँ कि युवराज रुद्रदेव की जान बचाने कौन आता है। जब तक उसके खून से मैं अपने हाथों को नहीं भिगो लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। कहते हुए महान माँ ने हंसना शुरू कर दिया था। उनकी बातें सुनकर यह साफ पता चल रहा था कि महान माँ का इरादा अधूता की तरह इंद्रनगर को बर्बाद करके उसके ऊपर कब्जा करने का नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ युवराज रुद्रदेव की हत्या करनी थी। आखिर उनकी युवराज रुद्रदेव से क्या दुश्मनी थी और वो उनकी हत्या करके क्या साबित करना चाहती थी? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। अधूता हमारे आदेश का इंतजार कर रहा है। मैंने उसे अभी पारद के पास जाने से रोक रखा है महान माँ। उसे आगे क्या करना है? श्रीमंत ने महान माँ से कहा। उसे पारद को हासिल करने के लिए जितना खून बहाना हो बहा सकता है, जितनी हत्याएं करनी हो कर सकता है। उसको जितनी भी शक्तियां चाहिए उसे सब दो। तुम हर पल उसके साथ जुड़े रहो। मुझे अभी के अभी पारद नष्ट चाहिए। महान माँ ने गंभीरता से भरी हुई आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनको पारद को नष्ट करने की कितनी जल्दी है। ठीक है महान माँ। श्रीमंत ने महान माँ को जवाब दिया और वहां से चला गया था। उसे महान माँ के आदेश को अधूता तक पहुंचाना था। उधर इंद्रनगर में श्रीमंत महान माँ का आदेश अधूता को सुनाने आ रहा था और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभिमन्यु के सामने उस धुएं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। तुमने बताया नहीं सिद्धार्थ कि तुम्हारे हाथों से धुआं क्यों निकल रहा है?
सिद्धार्थ को खामोश खड़ा देखकर अभिमन्यु ने उससे दोबारा सवाल किया, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी खामोश खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि वो आखिर अभिमन्यु को क्या जवाब दे। उसे सकपकाया हुआ खड़ा देखकर अभिमन्यु को लगा शायद सिद्धार्थ उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा, नशा जवानी खा जाता है सिद्धार्थ। नशे ने मेरा बेटा खा लिया। नशे से दूर रहने की कोशिश करो। इतना कहकर अभिमन्यु वहां से चला गया था। उसे लगा था कि शायद सिद्धार्थ सिगरेट या चिलम फूंकने जा रहा है। इधर अभिमन्यु के वहां से जाने के बाद सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और वो हवेली की दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। और उधर महान मां का आदेश सुनने के बाद श्रीमंत ने अधूता से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया था। तुम्हें पारद को हासिल करने के लिए कुछ भी करने की छूट है अधूता। अगर तुम्हें पारद को हासिल करके नष्ट करने के लिए खून की नदियां भी बहानी पड़े तो तुम बहा सकते हो। श्रीमंत ने अधूता को आदेश दिया। श्रीमंत की बात सुनकर अधूता की आंखें चमक उठी थी। उसकी आंखों से एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा बाहर निकलने लगी थी। उसके कदम तेजी से उस गांव की तरफ बढ़ चले थे जहां पर उसे पारद के होने का एहसास हुआ था। वो उस गांव के अंदर दाखिल हो चुका था। उसे पारद की ऊर्जा अपनी ओर खींच रही थी। वो तेजी से उस ओर बढ़ता जा रहा था जिधर से उसे पारद की ऊर्जा आने का एहसास हो रहा था। उधर अधूता तेजी से उस ओर आ रहा था और इधर सिद्धार्थ के कदम हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अधूता गांव के अंदर बने एक घर के सामने पहुंच चुका था और इधर सिद्धार्थ हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया था। सिद्धार्थ जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचा कि उसे दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हो चला था। सिद्धार्थ दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ था। अधूता उस बूढ़े के भेष में दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। दोनों का दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा था। एक का दिल पारद के मिलने की खुशी में धड़क रहा था तो दूसरे को अपना राज सबकी आंखों से छुपाना था। उन दोनों को जरा सा भी एहसास नहीं था कि अगले पल वहां क्या होने वाला है। क्या होगा जब सिद्धार्थ और अधूता आएंगे आमने सामने, और कौन है महान मां जो मारना चाहती है युवराज रुद्रदेव को? क्या है उसका युवराज रुद्रदेव को मारने के पीछे का मकसद? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।